अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एथनिसिटी एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन पाकिस्तान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म एथनिसिटी. Ethnicity refers to a group of people who have their own shared common characteristics that distinguish them from most other people in the same society. Biological characteristics that play a part in racial differences may be visible in an ethnic group, but these characteristics do not form a criterion for defining an ethnic group. It is a population whose members identify with each other on the basis of a real or presumed common origin. एथनिसिटी ऐसे लोगों का गिरोह है जो कि सेम करैक्टरिस्टिक्स रखते हों किसी भी हवाले से और जिसकी वजह से वो लोग सोसाइटी में मौजूद दूसरे लोगों से अपने आप को मुख्तलिफ समझते हों. बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जिसमें आपका जो है वो कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, आपका क्रीड हो सकता है, वो एथनिक ग्रुप में देखे जा सकते हैं. लेकिन किसी भी एथनिक ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि एथनिक ग्रुप सिर्फ वो लोग कहलाएंगे जिनका कोई कॉमन रियल या प्रज्यूम्ड ओरिजिन हो, जिनकी कोई कॉमन जो है वो आइडेंटिटी हो, जिनके कॉमन बिलीफ्स हों या कॉमन हैबिट्स हों. ऐसे लोग जो है वो एथनिक ग्रुप कहलाएंगे. द टर्म्स एथनिक एंड एथनिसिटी हैव देयर रूट्स इन द ग्रीक वर्ड ethnos, which describes a community of common descent. एथनिक या एथनिसिटी ग्रीक वर्ड एथॉन से निकला है, जिसका मतलब है ऐसी कम्युनिटी जिनका सोर्स एक ही एंसेस्टर्स हों, एक ही फैमिली हो. बिहेवियरल एथनिसिटी इंक्लूड्स द लर्निंग ऑफ वैल्यूज, बिलीफ, बिहेवियरल नॉर्म्स, लैंग्वेजेस और डिस्टिंक्टिव डायलेक्ट बाय द मेंबर ऑफ एथनिक कैटेगरी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. अगर हम बिहेवियरल एथनिसिटी की बात करें तो इसमें क्या शामिल है? इसमें शामिल है कॉमन वैल्यूज़, बिलीव्स या बिहेवियरल नॉर्म्स या लैंग्वेज या कोई डिस्टिंक्टिव डायलेक्ट जो कि कोई एथनिक ग्रुप के लोग जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन अडॉप्ट करते हैं, जो उनकी पहचान बन जाता है, चाहे वो वैल्यूज़ हों, उनके बिहेवियरल नॉर्म्स हों, लैंग्वेज हो या डायलेक्ट हो. इन अदर वर्ड्स, एथनिसिटी implies the sense of belonging together as a cultural group in a given society. दूसरे लफ्ज़ों में एथनिसिटी का मतलब क्या है कि ऐसा ग्रुप जो कि किसी कॉमन कल्चर से अपने आप को वाबस्ता किए हुए हों और जो उनकी पहचान हो किसी सोसाइटी के अंदर, और उस कॉमन कल्चर की वजह से वो दूसरे लोगों से डिफरेंट हों. नाउ वी विल डिस्कस different definitions of ethnicity. Ethnicity is a socially defined category of people who identify with each other based on common ancestral, social, cultural और national experience. Ethnicity को socially defined करें तो ये ऐसे लोगों का क्लास है, ऐसे लोगों का गिरोह है जिनकी पहचान कॉमन एंसेस्ट्रल, सोशल, कल्चरल या कोई नेशनल एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों से डिफरेंट है. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कम्बिनेशन ऑफ रेशियल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल करैक्टरिस्टिक्स बाय विच पीपल डिफ्रेंशिएट देमसेल्व्स फ्रॉम अदर ग्रुप्स. एथनिक ग्रुप दिनों में जो है वो नहीं बन जाते, बल्कि इसके पीछे पूरा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मौजूद होता है. लिहाजा इसको एक कॉम्प्लेक्स कम्बिनेशन कहा गया है रेस का, कल्चर का और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस का, जिसकी वजह से लोग अपने आप को
दूसरे लोगों से डिफरेंट समझते हैं। द टर्म एथनिसिटी मे बी डिफाइंड एज द सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल united by shared experiences like language, common religion, economic and political interests, etc. तो एथनिसिटी का क्या मतलब है कि ये किसी ग्रुप का वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है जिसकी बेस कॉमन रिलीजन भी हो सकता है, कॉमन लैंग्वेज भी हो सकता है या कॉमन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पर्पसेस भी हो सकते हैं। Two elements provide the basis to identify ethnic groups. First, the inflection of cultural traits, and second, the sense that those traits distinguish the group from the members of the society who do not share the differentiating characteristics. अब एथनिक ग्रुप का क्राइटेरिया क्या है या पैरामीटर क्या है, किस बेस पर हम किसी एथनिक ग्रुप को एनालाइज कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन ट्रेट है या जो कॉमन पैरामीटर है वो कल्चर है, और सेकंड क्या है कि वो सेंस ऑफ डिफ्रेंसिएशन या सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन जिसकी बेस पर कोई भी एथनिक ग्रुप अपने आप को सोसाइटी में मौजूद दूसरे लोगों से डिफ्रेंशिएट करता है। Now we will discuss the types of ethnic groups. Not all the ethnic groups are politically active or engage in ethnic conflict. Depending on the political structure of the state, like democracy versus authoritarian regimes, and the size and situation of the ethnic minority, like large versus small portion of the society, regionally concentrated versus dispersed people, ethnic groups will have different claims and will use different means to voice their demands. हर एथनिक ग्रुप जो कि सोसाइटी में मौजूद हो वो एक्टिव नहीं होता या वो अपनी जो डिफरेंट या जो स्पेसिफिक एथनिक आइडेंटिटी है वो उसको क्लेम नहीं करता या उनको रियलाइजेशन नहीं होती। तो सिर्फ ऐसे ग्रुप जो कि पॉलिटिकली एक्टिव हों और अपने लिए डिमांड करें तो उनको ही आम तौर पर जो है वो एथनिक ग्रुप के तौर पर कंसीडर किया जाता है। यानी जो लोग खामोश रहेंगे उनको तो बॉदर नहीं किया जाएगा, लिहाजा जो एथनिक ग्रुप है उनकी ऑथेंसिटी या उनकी जो वेटेज है वो भी डिपेंड करता है किसी भी स्टेट के स्ट्रक्चर पर। डेमोक्रेसी के अंदर एथनिक ग्रुप्स जो है वो ज़्यादा फ्रीडम के साथ अपने क्लेम्स जो है वो गवर्नमेंट से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द अथॉरिटेरियन रिजीम्स, क्योंकि अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो लोगों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता कि वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं। इसी तरह किसी भी एथनिक ग्रुप का जो साइज़ होता है वो भी डिपेंड करता है किसी भी एथनिक ग्रुप के पॉलिटिकल फ्यूचर को जो है वो डिटरमिन करने के लिए, लार्ज है या कम है। इसी तरह कोई एथनिक ग्रुप जो है वो रीजनली ओरिएंटेड है या कि सिर्फ डिस्पर्स्ड है। इसी तरह जो एथनिक ग्रुप है वो अपनी जो है स्ट्रेंथ की बेस पर प्लस स्टेट स्ट्रक्चर की बेस पर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं और अपने डिमांड्स के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो इसके मेजर टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहला है एथनो नेशनलिस्ट्स और नेशनल माइनॉरिटीज़। एथनो नेशनलिस्ट्स आर लार्ज regionally concentrated ethnic groups with a history of autonomy or separatist struggles. National minorities are groups with kinfolk in a neighboring state but who are minority in the state in which they reside. Most of these groups have a history of political autonomy which they strive to reinstate. तो एथनो नेशनलिस्ट या नेशनल माइनॉरिटीज़ को आप सेम कैटेगरी में जो है ले सकते हैं। एथनो नेशनलिस्ट बेसिकली किसी सोसाइटी के अंदर जो है एक लार्ज ग्रुप को जो है वो
रिफ्लेक्ट करते हैं, ये रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। आम तौर पर इनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, या तो ये ऑटोनमस रहे होते हैं या कम अज़ कम इन्होंने जो है वो अपने सेपरेट आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल किया होता है। इसी तरह नेशनल माइनॉरिटीज़ जो है वो ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि दुनिया में कहीं ना कहीं या उस स्टेट के नेबरिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है अपनी मुकम्मल पहचान रखते हैं, लेकिन गिवन स्टेट के अंदर वो माइनॉरिटी के अंदर मौजूद होते हैं और इनका अपना एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस और दीगर लोग इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद अब मेजॉरिटी तो मुस्लिम्स की है, लेकिन जो हिंदू मौजूद हैं वो आप देखें कि आपके नेबर कंट्री इंडिया के अंदर जो है वो मेजॉरिटी में मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर वो माइनॉरिटी में है। जबकि इसके साथ साथ इनका अपना एक पॉलिटिकल हिस्ट्री मौजूद है या इनका सेपरेट स्ट्रगल मौजूद है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो आप इनको एथनो नेशनलिस्ट या नेशनल माइनॉरिटीज़ की कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस पीपल आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स और डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ colonized territory. These groups typically have traditional, social, economic, and cultural customs that set them apart from the rest of the society. तो इंडिजिनस पीपल कौन लोग हैं? जो कि किसी स्टेट के अंदर सदियों से मौजूद होते हैं, जो कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हों या ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स की औलाद हों। इनका जो है अपना ट्रेडिशनल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो कि उनको गिवन सोसाइटी या गिवन स्टेट के अंदर दूसरे जो एथनो नेशनलिस्ट हैं या जो दूसरी कैटेगरी के जो ग्रुप्स होंगे उनसे डिफ्रेंशिएट करता है। Even though indigenous people are often notably different from the dominant group, they usually are set apart not only by physical markers but also by language, religion, traditions, etc. They tend to be badly organized, have weak connections among group members, and consequently are usually unable to voice their claims, mostly to land and access to resources, in a successful manner. दो इंडिजिनस पीपल के हिस्टोरिकल रूट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं सोसाइटी के अंदर, और इनको जो है वो बाकायदा डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। हो सकता है उनके कॉमन लैंग्वेज की वजह से या कॉमन रिलीजन की वजह से या कॉमन ट्रेडिशंस की वजह से, लेकिन ये लोग जो है ये बैडली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इनका जो पॉलिटिकल एक जो वॉइस होता है वो काफ़ी वीक होता है, और कॉन्सिक्वेंटली क्या है कि ये लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से या सक्सेसफुल मैनर के साथ अपने डिमांड्स को क्लेम नहीं कर पाते। एज अ रिज़ल्ट, इंडिजिनस पीपल आर अमंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एथनिक ग्रुप्स इन द वर्ल्ड। और नतीजे के तौर पर इंडिजिनस लोग जो है ये मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एथनिक ग्रुप्स हैं दुनिया के अंदर, जो कि बाकायदा अपनी पहचान तो रखते हैं, लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, लिहाजा ये ज़्यादातर डिमांड्स नहीं करते या इनकी डिमांड्स को बॉदर नहीं किया जाता, इसीलिए इनको मार्जिनलाइज्ड एथनिक ग्रुप्स कहा जाता है। उसके बाद है एथनो क्लासेस। एथनो क्लासेस आर फिजिकली और कल्चरली डिस्टिंक्ट ग्रुप्स who are typically descendants of slaves or immigrants. In many cases, these groups perform distinctive economic activities, mostly at the bottom of the economic hierarchy. तो एथनो क्लास में जो एथनिक ग्रुप्स शामिल हैं वो फिज़िकली और कल्चरली अपना एक स्पेसिफिक पहचान रखते हैं। ये टिपिकली कौन लोग हैं? जो कि स्लेव जो है क्लास थी उससे बिलोंग करते हैं। ये या तो ओरिजिनली वो लोग हैं या उनके जो है वो प्रेजेंट जनरेशन्स हैं या इमिग्रेंट्स हैं जो कि दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। और बहुत सारे केसेस में
आज भी क्या देखा गया है कि ये लोग जो है वो डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और आम तौर पर जो लो कैटेगरी की जॉब्स हैं इकोनॉमिक हायरार्की में वही करते हैं। आप इनमें कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर या किसी भी ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें जो ब्लैक पीपल हैं उनको आम तौर पर इस कैटेगरी में फाल किया जा सकता है। Ethnic classes generally strive for equal treatment, economic opportunities, and political participation. Mobilization of these groups varies widely. Ethnic classes have successfully pursued their interests in many Western democracies, but they remain relatively unorganized in most other places. एथनो क्लास में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने हिस्ट्री में या आज भी ये लोग जो है वो इक्वल बेसिस पर जो है वो ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और इक्वल बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एथनो क्लास में शामिल ये लोग बहुत सारे कंट्रीज़ में सक्सेसफुली अपना स्टेटस हासिल कर चुके हैं, लेकिन आज भी जो है वो देखा जा सकता है कि इनको कहीं ना कहीं जो है वो विक्टिमाइज कर लिया जाता है। जैसा कि रिसेंटली अमेरिका के अंदर जो है वो जॉर्ज फ्लॉयड का केस आपके सामने है कि क्योंकि वो ब्लैक रेस से ताल्लुक़ रखता था और अमेरिका जैसे मोस्ट डेमोक्रेटिक और ऑर्गेनाइज्ड या आप कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी उनके साथ जो है वो इक्वल बेसिस पर ट्रीट नहीं किया गया और इसके अगेंस्ट पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई गई। तो ऐसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ के अंदर भी एथनो क्लास डिफरेंट बेसिस पर या लेवल्स पर आज भी इक्वल ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रगल कर रही है। नेक्स्ट है कम्यूनल कंटेंडर्स। कम्यूनल कंटेंडर्स आर कल्चरली डिस्टिंक्ट ग्रुप्स that have or desire a role in state power. Some of them can also be classified as ethno-nationalists, opening for separatism and seeking independence. Communal contenders में वो लोग शामिल हैं जो कि वाज़े तौर पर किसी डिस्टिंक्ट कल्चर से बिलोंग करते हैं और उसी डिस्टिंक्ट कल्चर की वजह से वो दूसरे लोगों से डिफरेंट हैं और वो पॉलिसी मेकिंग में या स्टेट पावर में अपना ड्यू शेयर चाहते हैं। इसमें मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगी सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम्स की कि मुसलमानों ने हर लेवल पर डिफरेंट कल्चर के से बिलोंग करने की वजह से अपने लिए जो है वो लोकल लेवल से लेकर हायर लेवल तक अपने लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए शेयर मांगा। डोमिनेंट ग्रुप्स होल्ड बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर over other groups in their societies. Advantaged groups enjoy political benefits but are not in control of governing power. Disadvantaged communal contenders are the most common and they often face political or economic discrimination or both. अच्छा, अब कम्युनल कंटेंडर्स में भी सब क्लासेस मौजूद हैं। कुछ तो एडवांटेज्ड या डोमिनेंट ग्रुप्स हैं जो कि किसी स्टेट के अंदर पॉलिटिकल और जो है वो इकोनॉमिक पावर रखते हैं। जैसा कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप कह सकते हैं कि हिंदू जो थे वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो है वो एज़ कंपेयर टू द अदर नेशंस वो स्टेबल थे, जबकि डिसएडवांटेज कम्युनल कंटेंडर्स वो होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन भी होते हैं लेकिन इसके साथ साथ उनको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। जैसा कि मुसलमान सब कॉन्टिनेंट के अंदर थे और अपनी इसी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए हासिल करने के लिए और स्टेट पावर में अपना ड्यू शेयर हासिल करने के लिए उन्होंने अलहदा वतन का मुतालबा किया था। आम तौर पर कम्युनल कंटेंडर्स जो है वो कल्चरली जो है लाइंस पर अपना सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इंडिपेंडेंस और सेपरेटिज्म की तरफ चल निकलते हैं। इंटरग्रुप शिफ्ट्स ऑफ रिलेटिव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैन प्रोवोक वायलेंट रिएक्शंस which tend to be particularly long lasting and disastrous. अब कम्युनल कंटेंडर्स जिस भी स्टेट के अंदर मौजूद होंगे तो पावर शेयरिंग के हवाले से वहाँ पर हमेशा पोलराइजेशन मौजूद रहेगा
और जो इंटर ग्रुप शिफ्ट्स होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो या इकोनॉमिक पावर हो, तो इस हवाले से जो है वो इन ग्रुप्स के अंदर आपको वायलेंस भी देखने को मिलेगा, जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। जैसा कि हम सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदू और मुस्लिम्स के दरमियान जो है वो टसल देख सकते हैं कि किस तरह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इवन के सोशल फील्ड्स के अंदर भी दोनों ग्रुप्स के दरमियान बाकायदा एक पोलराइजेशन मौजूद रही। और इसी चीज़ को महसूस करते हुए इंग्लिश गवर्नमेंट भी इस डिसीजन को लेने पर तैयार हो गए कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ के जो ये लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सिर्फ इसी सूरत में ख़त्म हो सकते हैं जब सब कॉन्टिनेंट को हिंदुओं और मुसलमान मेजॉरिटी पर मुश्तमिल इंडिपेंडेंट और सेपरेट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए। पावर शेयरिंग मॉडल्स दैट टेक डिफरेंसेस एंड एक्सटर्नल चेंजेस इनटू अकाउंट आर द ओनली वे to deal with these issues. However, as history shows, such power sharing arrangements are often very difficult to achieve. अब अगर पावर शेयरिंग के फार्मूले पर अमल किया जाए किसी स्टेट के अंदर जहां इस किस्म के कम्युनल एथनिक ग्रुप्स मौजूद हों, तो अगर आप हिस्ट्री को देखें कि जहां कहीं पर भी कम्युनल बेसिस पर एथनिक ग्रुप्स मौजूद हों, वहां पावर शेयरिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और हाई रिस्क टास्क रहा है। और इसका नतीजा हमेशा जो है वो सेपरेशन की सूरत में ही निकला है, जैसा कि सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान और इंडिया का बनना हमारे सामने मौजूद है। उसके बाद है रिलीजियस सेक्ट्स। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सेंसिटिव एंड डेंजरस काइंड ऑफ ethnic group. Religious sects are ethnic groups that differ from the rest of their society mostly by their religious beliefs and related cultural practices. तो religious sects जो हैं वो ऐसे ethnic group हैं जो कि religious beliefs और उससे related practices की वजह से दूसरे लोगों से different होते हैं। Religious minorities tend to have high group cohesion because religion is a highly salient trait. In addition, religious groups usually already possess an organizational structure which makes mobilization of the groups particularly easy and likely. Religious minorities जो है वो बहुत ही important, deep और हाईली सेलियंट ट्रेट या इन्फ्लुएंस रखता है सोसाइटी के अंदर। रिलीजियस ग्रुप्स का अपना रिलीजियस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है और उसी बेस पर उनका जो है एक मोबिलाइजेशन प्रोग्राम होता है जिसको फॉलो करते हुए कोई भी रिलीजियस ग्रुप जो है वो दूसरे रिलीजियस ग्रुप से डिफरेंट होता है। फॉर दिस पोलिटिसाइज्ड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ देयर फेथ इज़ व्हाट सेट्स देम अपार्ट, but their goals are political in nature. For example, participation in the government, non-discrimination, or the recognition of the minority. Religious minorities जो है भी तभी अपने लिए जो है अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती हैं जब वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होंगी। जैसा कि उनको जो है वो गवर्नमेंट अफेयर्स में पार्टिसिपेशन का हक दिया जाए या हर लेवल पर जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी अपनाई जाए कि उनको दीगर जो रिलीजियस अगर मेजॉरिटी है उनके अकॉर्डिंग जो है फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने की आज़ादी हो, या एथनिक या ये ऐसे एथनिक ग्रुप है जो कि अपनी रिलीजन की बेस पर अपनी माइनॉरिटी के राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं और अपने आप को रिलीजियस बेसिस की वजह से दूसरे लोगों से डिफरेंट समझते हैं। Now we will talk about ethnicity in Pakistan. Along with the proliferating violence and mass-scale bombing, ethnic groups in Pakistan continue to rape and force down the people of this country. This has not been an issue that erupted a few decades ago, but had always encompassed this land since its birth. जब से पाकिस्तान बना है तब से ही पाकिस्तान को रिलीजन की बेस पर, टेरिटरी की बेस पर और लैंग्वेज की बेस पर एथनिसिटी
या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना रहा है, जिसने कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट को स्लो किया है और पॉइजन किया है, और एक लंबे अरसे तक अराउंड 2 डेकेड्स तक हम जो है वो टेररिज्म की वेव का शिकार रहे हैं। इसको हम डिटेल के साथ अपने सेकंड पार्ट में डिस्कस भी करेंगे। After raising the curtains, ethnicity in Pakistan proves to play a significant role in obliterating the economy and its people. Since the very first human beings placed their steps on earth, people and societies have always become a victim of differentiation and discrimination. एथनिसिटी पाकिस्तान में जो है वो बहुत ही अहम प्रॉब्लम रहा है। इसकी बर्थ से लेकर आज तक डिफरेंट लेवल्स पर जो है वो पाकिस्तान को डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स का सामना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसकी प्रोग्रेस और इसका एटर्नल पीस जो है वो ख़तरे में रहा। There are many different languages which are spoken amongst these ethnic groups. Although Pakistan has 5 provinces which are Punjab, Sindh, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa and Gilgit-Baltistan, each province consists of more than one language and more dialects. अब हम पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह के एथनिक ग्रुप्स मौजूद हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो है वो किस किस्म का सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मौजूद है, और जो है किस तरह डिफरेंट प्रोविंस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और उनके अंदर किसी हद तक कहीं लो और कहीं जो है वो हाई लेवल का एक सेंस ऑफ डिफ्रेंसिएशन मौजूद है उनके लैंग्वेज और कल्चर की वजह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट पंजाब। The province Punjab, also known as the land of 5 rivers, constitutes various ethnic groups. Arabs, Afghanis, Persians and Turks ruled the land mainly. Even though all these empires gradually disappeared from Punjab, but their culture and language became a part of people's lives. Punjabi language has different dialects, and there are almost 63 dialects of Punjabi are spoken throughout the province of Punjab. Punjabi is the largest speaking language of Pakistan, with almost 44% of total population speaking it. पंजाब का जो सूबा है, जिसको कि 5 रिवर्स का सूबा भी कहा जाता है, जिस पर पर्शियंस, तुर्क्स, अफ़गान्स और अफ़गानियों ने जो है वो ग्रेजुअली रूल किया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर उन लोगों के इन्फ्लुएंस मौजूद हैं उनके कल्चर और लैंग्वेज पर इन्फ्लुएंस की सूरत में। एनी हाउ पंजाबी जो है वो पाकिस्तान की मोस्टली स्पीकिंग लैंग्वेज है, जो कि 44% लोग जो है वो बोलते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज को या कल्चर को डिस्कस करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर लैंग्वेज और कल्चर बेसिस पर जो है वो एथनिक ग्रुप्स मौजूद हैं, और ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है लैंग्वेज या कल्चर की बेस पर, वो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो है वो वाज़े तौर पे दिखाई देती है। नेक्स्ट है पश्तून्स। पश्तून्स जनरली रेफर टू एज पठान्स आर द नेटिव्स ऑफ वेस्ट इंडस रिवर। दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन पाकिस्तान। देयर मेजॉरिटी population lives in Karachi and then in KPK. Their unique code of conduct is based on tribal structure and referred to as Pashtun Wali. In Khyber Pakhtunkhwa, mostly Pashto is spoken. It is also spoken in Afghanistan. There are other languages also spoken in this region because of different emperors and rulers that stayed in this region for years. These include Chitrali, Kohistani and Hindko language. पश्तून जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है पाकिस्तान में। इनकी मेजॉरिटी KPK में और उसके बाद जो है वो कराची में रहती है। यहाँ पर जो है वो अफ़गानी कल्चर जो है उसका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जो अफ़गान बॉर्डर है KPK के साथ मिलता है। जो पख्तून हैं, पश्तून्स हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान के KPK में रहते हैं या पश्तून दुनिया में कहीं भी रहते हैं, वो सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं। मोस्टली पश्तो बोलते हैं या पर्शियन बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ
इन इलाकों में चित्राली, हिंदको और कोहिस्तानी लैंग्वेज के भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। बहरहाल जो है ओवरऑल जो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है वो पश्तून है, जिनमें के इन ज़ुबान के बोलने वाले लोग भी शामिल हैं। Next is Sindh. The province Sindh exists along the Indus River and got exposure due to Indus Valley civilization. Sindhis are the inhabitants of Sindh. The name of the land was inherited from Indus civilization. In Sindh, mostly Sindhi is spoken. It is the second most spoken language after Punjabi. Holy Quran was first translated in Sindhi language, which explains a strong religious factor. The poetry is mostly based on Sufism. इस तरह सिंध का जो है वो बाकायदा अपना कल्चर मौजूद है। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के साथ इसका ओरिजिन है। सिंधी ज़ुबान जो है वो भी बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। इसी तरह सब कॉन्टिनेंट के अंदर कुरान मजीद का जो तर्जमा है वो सबसे पहले सिंधी ज़ुबान में किया गया। इस तरह एक रिलीजियस इम्पैक्ट भी सिंधी का मौजूद है और सूफ़ीज़म का जो एक जो बड़ा एक मेजर पोर्शन है वो भी सिंधी में कन्वर्टेड है सब कॉन्टिनेंट या पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान इज सिचुएटेड ऑन द साउथ वेस्ट साइड ऑफ पाकिस्तान. इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. It is the smallest province of Pakistan. The population of Balochistan constitutes 6% of Pakistan's total population. The people belonging to the land are referred to as Balochis. In Balochistan province, mostly Balochi is spoken. However, in some parts of Balochistan, Pashto is also spoken. बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है और ये टोटल पॉपुलेशन का 6% है और मोस्टली जो है बलूचिस्तान के अंदर बलोची ज़ुबान या बहुत ही कम एरियाज़ में पश्तो भी बोली जाती है। तो इस तरह बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो अपने आप को एक डिफरेंट जो है वो ग्रुप समझते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान। और ना सिर्फ उनके अंदर ये सेल्फ़ रियलाइजेशन मौजूद है बल्कि पॉलिटिकली भी वो अपने आप को जो है वो डिप्राइव्ड जो है एथनिक ग्रुप कंसीडर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और टाइम टू टाइम जो है वो उनकी तरफ से हमें डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट मैटर्स के हवाले से डिमांड्स जो है वो सुनने को मिलती रहती हैं कि पाकिस्तान के जो दीगर सूबे हैं उनकी निस्बत बलोचियों के साथ जो है वो इंसाफ के उसूलों पर जो है वो सलूक नहीं किया जाता और उनको जो है वो एक्सेस टू द रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही लो लेवल पर है। और इसी को कंसीडर करते हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लास्ट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में अमेंडमेंट के ज़रिए जो है प्रोविंसेस को मैक्सिमम ऑटोनमी दी गई है ताकि ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान है वो अपने आप को इंटरनली जो है वो सिक्योर समझे। उसके अलावा सराइकी जो है वो भी एक एथनिक ग्रुप को जो है वो डिस्क्राइब करता है। ये लोग ज़्यादातर जो है मुल्तान, बहावलपुर से लेकर जो है डेरा इस्माइल ख़ान और इस बेल्ट में जितने भी इलाके आते हैं, राजनपुर और ये सारे इलाके के जो लोग हैं वो डिफरेंट डायलेक्ट जो हैं वो सराइकी के वो लोग बोलते हैं। और इस तरह लैंग्वेज बेस पर एक और एथनिक ग्रुप हमें सराइकी लोगों की सूरत में मिलता है। सराइकी स्पीक द लैंग्वेज सराइकी एंड आर सेटल्ड इन सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब. This is the second largest community in Punjab. It is the one of the dialects of Punjabi. There are almost 40 million Saraiki people in Pakistan. और इसी बेसिस पर आप देखते हैं कि सदरन पंजाब जो है वो अपने लिए सराकिस्तान का अलहदा सूबा भी जो है वो पिछले 10 सालों से डिमांड कर रहा है और अब जाकर जो है लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमें प्रैक्टिकली जो है देखने को मिला कि बहावलपुर और मुल्तान के अंदर जो है सदरन पंजाब के लोगों के लिए जो है वो सेक्रेटरीट लॉन्च किया जा रहा है ताकि सदरन पंजाब के लोग जो कि अपने आप को एक सेपरेट ग्रुप समझते हैं या ये समझते हैं कि वो डिप्राइव्ड पॉलिटिकली डिप्राइव्ड पीपल हैं और उनको जो है वो बजट में खातिर ख्वाह हिस्सा नहीं दिया जाता, तो उनकी इस जो है वो डिस्टिंक्ट और स्पेसिफिक कल्चर को रियलाइज़ करते हुए ही गवर्नमेंट ने उनको जो है वो उनका ड्यू शेयर देने के लिए
यहाँ पर सेक्रेटेरिएट बनाने का फ़ैसला किया है। द वन फैक्टर दैट यूनाइट्स पाकिस्तान इज़ द उर्दू लैंग्वेज. It is a mixture of different languages like Punjabi, Arabic, Farsi and English and other different languages. 7.57% speak Urdu in Pakistan as a first language, but Urdu is our official language and every Pakistani speak and understand it very well. So, to sum up, the ethnic groups in Pakistan contribute her rich culture. Pakistani society and culture continues to develop as the interaction among these groups rises. Although diversity contributes to positivity and creativity in a society, but conflicts of severe nature have hampered country's economic and socio-political progress. तो अगर हम इसको सम अप करें तो पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स मौजूद हैं, गो के वो डिफरेंट लिंगुअल और कल्चरल बेसिस पर मौजूद हैं और ये एक डाइवर्सिटी को शो करते हैं और आपस में मिलकर पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद टाइम टू टाइम लो बेसिस पर और समटाइम्स हाई बेसिस पर हमें जो है वो डिफरेंट इकोनॉमिक और सोशो पॉलिटिकल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं एथनिक बेसिस पर पाकिस्तान के अंदर. डिवीजन अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक एसोसिएशन, लैंग्वेज, religious economic disparities and subcultures has had adverse effects on the country in all aspects. तो ओवरऑल अगर हम एथनिसिटी या एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स की मौजूदगी में किसी भी कंट्री की जो स्मूथ डेवलपमेंट होती है उस पर ख़ासा फ़र्क पड़ता है. और इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है. यह है आपका रीडिंग मटेरियल. सेकंड जो पार्ट है एथनिसिटी का, उसके अंदर हम पाकिस्तान में लिंगुअल बेसिस पर या सेक्ट की बेसिस पर या टेरिटरी की बेसिस पर जो पाकिस्तान के अंदर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद रहे हैं या मौजूद हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की जो कॉजेज़ हैं उनको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे. थैंक यू वेरी मच.